दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे और वो इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एकदम नए आज की वीडियो में हमें सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोग समझने जा रहे हैं वो किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है और वो ये है कि फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन को कैसे पता चला कि G m1m2/r² होता है और ये कैसे होता है सब कुछ डिटेल में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये क्लास 9th का ग्रेविटी का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम लोग को ये फॉर्मूला तो बताया जाता है लेकिन कहा जाता है कि इस फॉर्मूले को रट लो, इसी से सारे न्यूमेरिकल्स कर लो, लेकिन हमको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है फिजिक्स में। इसलिए आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल समझेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कि न्यूटन को कैसे हर चीज़ के बारे में पता चला। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले न्यूटन को ये पता चला कि जो फोर्स होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। अब ये न्यूटन को एक्सपेरिमेंटली न्यूटन ने किया। उसको कैसे पता चला कि कोई भी दो मासेस अगर उनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है तो उसने देखा कि अगर मास बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो फोर्स है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब उसने ये भी देखा कि अगर मास 2 गुना हो रहा है, मतलब मास 2 × 2 हो रहा है तो फोर्स भी 2 टाइम्स हो रहा है। अगर मास 4 टाइम्स हो रहा है तो फोर्स भी 4 टाइम्स हो रहा है। और अगर दोनों के मास 2 टाइम्स हो गए, यानी देखिए एक मास तो 2 टाइम्स हुआ, एक मास 2 टाइम हुआ और साथ ही साथ जो दूसरा मास है वो भी 2, ये m1 है, ठीक है, ये m2, ये भी 2 टाइम्स हो गया। तो जब दोनों 2 टाइम्स हो गए तो जो फोर्स है वो 4 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स बढ़ गया फोर्स। उससे ये पता चला कि जो फोर्स है वो मास के एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्ट मास में कोई भी ना वैल्यू है ना स्क्वायर कुछ नहीं, इससे वो मास के प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कैपिटल जी का हमने इसमें मल्टीप्लाई क्यों किया, इसका डिवाइड क्यों नहीं किया, या फिर इसका हम लोग कुछ और भी तो कर सकते थे। तो उसका रीज़न देखिए ये है कि मैंने आपको इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई थी जिसमें मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि ये इसको हम लोग यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बट रियलिटी में ये एक फोर्स है जो कि 2 ऑब्जेक्ट्स जिनका मास 1 kg है और उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, उनके बीच में लगने वाला ये फोर्स है और इसी को हम लोग यूनिट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि 1 मार्कर की कॉस्ट 30 रुपीज़ है, तो 12 मार्कर की कॉस्ट कितनी होगी, आप सिंपली उसका मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह ये भी है, जब इसकी हमको 1 kg के मासेस के फोर्स का पता है तो हम लोग बाकी के फोर्स का भी निकाल सकते हैं, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब बात आती है r²। अब न्यूटन को ये तो पता था कि जो फोर्स है उसके मतलब जो सेंटर की डिस्टेंस है उस पर फोर्स का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, मतलब डिस्टेंस पास हो रही है तो फोर्स बढ़ रहा है, डिस्टेंस दूर हो रही है तो फोर्स भी कम हो रहा है। उसको ये तो पता था कि कुछ ना कुछ रिलेशन है फोर्स का और उनके बीच के डिस्टेंस का। अब उसको ये पता करना था, तो उसके लिए अब इसको न्यूटन को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। कैसे मेहनत करनी पड़ी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, बाद में सबसे लास्ट में जब न्यूटन ने सब कुछ निकाला तो न्यूटन को ये पता चला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, या फिर कह सकते हैं फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। लेकिन ये मेन चीज़ उसको कैसे पता चली, उसको ये कैसे पता चला कि r का स्क्वायर ही क्यों होगा, क्यूब भी तो हो सकता है, r/2 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन r² ही उसको कैसे पता चला। तो देखिए सबसे पहला स्टेप ये है, इसको हम लोग थोड़ा साइड लिख देते हैं। हाँ, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये जो एक्सेलरेशन है, अब देखिए जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसमें जो ये आपको पता है कि वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि वो भले उसकी स्पीड सेम हो पर उसकी वेलोसिटी सेम हम लोग कभी नहीं मानते। हो सकते उसकी स्पीड सेम हो, वेलोसिटी सेम हो, लेकिन हम लोग उसको एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने पढ़ के रखा हुआ है कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस पर डायरेक्शन का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चलती है तो उसका कोई डायरेक्शन फिक्स्ड ही नहीं होता, तो जब उसके डायरेक्शन ही चेंज हो रहे हैं तो इसलिए हम लोग उसको ये भी मानते हैं कि वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। अब हमको पता है कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसमें जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, और उसकी वैल्यू हम लोग को अभी नहीं पढ़ाई गई, पर हम लोग क्लास 11th में उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन चलिए हम लोग अभी के लिए मान लेते हैं,
और जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो एक्सेलरेशन होता है ये सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है। जब सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है तो उस टाइम पर इसकी वैल्यू होती है v²/r। ये होती है v²/r उस एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखिए जो फोर्स है, अब फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, और ये भी उसको पता था न्यूटन को कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। अगर एक्सेलरेशन 2 टाइम्स हो जाए तो फोर्स भी 2 टाइम्स हो जाएगा। और अगर न्यूटन को ये भी पता था कि फोर्स जो है वो मास के भी, यहाँ पर तो हमने अभी पहले देख ही लिया था कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए के, तो जो फोर्स है वो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया v²/r के। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर v का मतलब है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर देखिए मैं एक ऐसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, उस कंडीशन की कि जब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के आसपास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, इस टाइम पर ये एक्सेलरेट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट x जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है, और उसी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v²/r। अब इसका देखिए पूरा डिस्टेंस क्या होगा। वैसे तो हमें पता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी ऑर्बिट सर्कुलर पाथ नहीं होता, उनका इलिप्टिकल होता है। लेकिन अगर हम लोग एक तौर के लिए उसको मान लें कि वो एकदम परफेक्ट सर्कल है, तो इसका क्या होगा 2πr होगा। यानी जो s है, s हो जाएगा वो 2πr है, ठीक है। अब यहाँ पर v की वैल्यू है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम उसकी वैल्यू है, तो हम लोग लिख सकते हैं जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा v² का मतलब 2πr अपॉन टाइम, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अपॉन में r है तो इनटू में 1/r हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? कमेंट करके बताइए आप लिख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो न्यूटन यहाँ तक तो आ गया। अब उसके बाद देखिए, हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है कि कोई भी कांस्टेंट अगर हम लोग इक्वल टू के साइन को प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में चेंज करते हैं तो उसमें कांस्टेंट जुड़ता है, और अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है वो हटता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो 2π है ये कांस्टेंट है, मतलब 2π की वैल्यू को चेंज, ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू कभी ना चेंज हो वो कांस्टेंट है। पाई की भी वैल्यू कभी नहीं चेंज होनी, वो 22/7 रहेगी, और 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, 2 कभी 3 नहीं बन सकता। तो यहाँ पर ये 2π वो कांस्टेंट है। तो अब न्यूटन ने अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को इक्वल टू में चेंज करने का वो बनाया। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा और स्पेस देकर अच्छे से समझाता हूँ। आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि हम लोग क्या एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इसकी जगह डायरेक्ट v का फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो v है उसकी वैल्यू है 2πr अपॉन टाइम, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब देखिए ये v की वैल्यू है 2πr/t, ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम लोग हटा देंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये अब इक्वल टू में नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा v प्रोपोर्शनल टू r/t, ठीक है। v प्रोपोर्शनल टू r/t। अब इसके आगे हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था v²/r था, ठीक है, v²/r। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हमको ये पता चल गया v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/t। तो अब यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम है बट हो जाएगा काम, v²/r, और फोर्स इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। ये एक्सेलरेशन की हम लोग वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का मतलब है v²/r। अब यहाँ पे v की हमको वैल्यू पता है, तो अब हम लोग यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि हमको v² की वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ पर हो जाएगा v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब जहाँ पे यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा r² अपॉन t², ठीक है। ये r² इंटू t² हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब न्यूटन यहाँ पर आके अटक गए। अब इनके आगे उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। अब उन्होंने एक दिमाग लगाया कि अगर हम लोग इसी को v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² अपॉन t², अगर हम लोग इसी को r और 1/r से मल्टीप्लाई कर दें,
और इसका मतलब हुआ कि जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड ही कर दें तो उसकी वैल्यू तो सेम आएगी ना, कॉमन सेंस की बात है। अगर यहाँ पर हम लोग r का मल्टीप्लाई भी करें और r का डिवाइड भी करें तो वैल्यू तो सेम रहेगी। तो यही दिमाग न्यूटन ने अब लगाया। तो लीजिए कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड भी, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू आर इंटू 1/r। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ अपॉन t इंटू 1/r। अभी ये जो हमने r का डिवाइड किया अभी इसको इसी तरह रहने देंगे, अभी इसकी कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। अब इस पे हमको मेन फोकस करना है। केपलर्स लॉ, केपलर के लॉ से जानते थे, जो न्यूटन थे उनको सब पता था। तो केपलर ने बताया था कि जो r³ है मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है सन से उसका जब हम लोग क्यूब करेंगे वो जो है और अपॉन में t, ये जो t है ये उस पूरे रिवॉल्यूशन का टाइम है। तो उन्होंने बताया था कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमको ये पता है कि कोई भी कांस्टेंट अगर हम लोग हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वल में चेंज हो जाएगा, एकदम अपोजिट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v² की अब हमको मिलने जा रही वैल्यू जो कि है 1/r। बधाई हो, हमें अपना पहला स्टेप हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। पहला जो हमारा जो भी हमको पता करना था पहला पूरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। v²/r। अब यहाँ से जो है मेन चीज़ चालू होती है। यहाँ तक तो आपने देखा कि जो है उसको पता था कि फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और फोर्स का जो रिलेशन था मास के साथ वो न्यूटन को पता था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। लेकिन अब न्यूटन को पता करना था कि फोर्स का आर के साथ क्या रिलेशन है। उसके लिए जो न्यूटन था उसने एक्सेलरेशन का सहारा लिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली v²/r। अब v²/r को हमने इस तरह से इस्तेमाल किया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, तो यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया v²/r। फिर v की वैल्यू आ गई 2πr/t, ठीक है। v की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया v² यानी 2πr/t का होल स्क्वायर इंटू 1/r। ये हाँ, तो अब यहाँ पर हो जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/t, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 2π कांस्टेंट था, हमने इसको रिमूव किया तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/t। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू थी v²/r की, तो इसलिए हमने क्या किया, इसका भी होल स्क्वायर किया, इसका भी होल स्क्वायर किया, तो v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²/t²। अब क्या हुआ, हमने इधर r का मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, तो ये बन गया r³ इंटू 1/r। तो अब ये कांस्टेंट है तो v² की वैल्यू आ गई r/t, v² की वैल्यू आ गई r/t, सॉरी 1/r, सॉरी। तो ये अब हमारा पूरा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, फोर्स का हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब हम लोग यही जो v की वैल्यू है इसको रिप्लेस कर देंगे। फोर्स का हमारे पास क्या था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² इंटू 1/r। तो देखिए v² की वैल्यू क्या है 1/r, और फिर इंटू में 1/r। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा इरेज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अब सबसे मेन चीज हमारी यहीं पर है, v² का हमको वैल्यू पता चल गया 1/r। अब फोर्स को हमको पता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की वैल्यू थी v²/r की, तो v² की हमने वैल्यू पता कर ली 1/r। हमने इतनी लंबी प्रोसेस की और न्यूटन को पता चल गया कि v² की वैल्यू है 1/r। अब फिर इंटू में 1/r है, हमने इंटू में 1/r किया। तो अब यहाँ पर देखिए जब मल्टीप्लाई किया इन दोनों का तो हो गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखिए कितना सिंपल था। हम यहाँ पे तुरंत न्यूटन को इतनी पूरी लंबी प्रोसेस के बाद पता चल गया कि फोर्स है वो जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का उनका होल स्क्वायर का रिलेशन है, मतलब कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको पता चला कि यहाँ पर r² ही क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं होता। तो इसी तरह से जब न्यूटन को सब कुछ पता चल गया कि फोर्स वो मास के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फोर्स जो है जो r है मतलब डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब ये सब बातें हमको पता थी तो अब फोर्स ने
न्यूटन ने फोर्स का फॉर्मूला निकाल लिया, फोर्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन पहले यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। अगर हम लोग इस जी को हटा दें तो ये बन जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड 1/r²। इतना पता चल गया न्यूटन को। अब जब हम लोग इस साइन को इक्वल टू में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट लगेगा, वो कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया जी। ये जी क्या है, फोर्स है कि यूनिट है, क्या है, मैंने आपको सब पिछली वीडियो में बता दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया जी m1 m2/r²। तो ये पूरी प्रोसेस थी। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन की हमें चाहिए थी वैल्यू, क्यों चाहिए थी, यहाँ पर देखिए फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। अब न्यूटन को मास का और फोर्स का रिलेशन पता था, अब उसे पता करना था फोर्स का और रेडियस नहीं, उसके आर का रिलेशन। तो उसके लिए उसने एक्सेलरेशन का सहारा लिया। न्यूटन को ये भी पता था कि जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एक्सेलरेशन 2 टाइम्स तो फोर्स भी 2 टाइम्स। अब तुरंत यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती v²/r। ये क्लास 9th और 10th की बात नहीं है, ये हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो अभी फिलहाल के लिए हमको बस इतना याद करना है कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो होती है v²/r, ठीक है। और ये सिर्फ तभी का एक्सेलरेशन है जब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा हो, ठीक है ना, और कहीं पर मत लगा देना। तो यहाँ पर क्या हुआ, v²/r। अब v की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसके लिए v का हमको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, 2πr अपॉन टाइम, यानी v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2πr बाई टाइम के। 2π is a constant, so if we remove the 2π then directly proportional sign will be changed into equal। तो v is equals to क्या आया यहाँ पर, v इज इक्वल्स टू r/t आया। अब यहाँ पर v² है तो हमने इधर का v² किया और इधर का भी होल स्क्वायर किया, तो ये बन गया v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² अपॉन t²। नाउ if we multiply right hand side value by r and also divide it by r, then what will, तो यहाँ पर हो गया v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²/t² इंटू r इंटू 1/r। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता। इसी तरह अगर हम लोग उसी चीज़ को किसी भी नंबर से प्लस करें और उसी नंबर को माइनस भी कर दें तो भी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे 4 में हम लोग 2 का प्लस भी करें 2 का माइनस भी करें तो वैल्यू 4 ही रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसी तरह न्यूटन ने यहाँ पर किया। तो अब r³ आ गया एंड वी नो विद द हेल्प ऑफ केपलर्स लॉ डेट r³ अपॉन t इज अ कांस्टेंट। सॉरी यहाँ पर t नहीं है, यहाँ पर t² है, सॉरी धोखे से लिखने में मिस्टेक हो गई। तो r³ अपॉन t² है, तो हमने इसको रिमूव किया तो यहाँ पर बन गया v² इज इक्वल्स टू 1/r। अब यहाँ पर हमको वैल्यू पता चल गई v² की। अब यहाँ पर क्या है, v² अपॉन 1 अपॉन r, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² मतलब 1/r इंटू 1/r। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो दोस्तों आई होप आप लोग को ये पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। मैंने अच्छे से आपको रिकॉल भी करा दिया, सारी चीज़ें भी बता दी। न्यूटन को कैसे पता चला था कि ये जो फोर्स होता है वो 1/r² के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, और ये फॉर्मूला कैसे बना कि फोर्स इज इक्वल्स टू Gm1 m2/r², ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, क्लास 9th का ही टॉपिक है, लेकिन किसी भी बुक में देते नहीं हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हमेशा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाता रहता हूँ फिजिक्स के नए और उनका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से करता हूँ। और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि उनको भी इसके बारे में नॉलेज हो सके। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।